कुंदन अपनी माँ बरखा और पिता सुनील के साथ रहता है। वो एक ब्रह्मचारी आदमी होता है और शादी ब्याह के सख्त खिलाफ होता है, जिस कारण उसके माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या है माँ पापा? आप लोग फिर वही बात लेकर बैठ गए। मैं शादी नहीं करना चाहता। आखिर आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते? मैंने ब्रह्मचर्य को अपनाया है और मैं उसी की राह पर चलूंगा। और एक ब्रह्मचारी लड़का कभी शादी नहीं करता। और आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब बहुत गलत है पापा। अरे कुंदन बेटा, हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, बल्कि तुम्हारी सोच ही गलत है। अरे अगर तू शादी नहीं करेगा तो तेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? और बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है। हमारी भी इच्छा है कि हम तेरी धूमधाम से शादी कराएं, लेकिन अगर तू ही ऐसा करेगा तो फिर कैसे चलेगा बेटा? और नहीं तो क्या, तुझे शादी करनी ही होगी और इस घर में बहू तो आकर ही रहेगी, वरना तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा। बाकी हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पापा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं कुंदन। अगर तूने शादी नहीं की तो हम दोनों अपने आप को कुछ कर लेंगे। अरे ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जिसमें अपना ही बेटा इतना दुख देता हो। चुप रहो माँ, ऐसी बातें मत करो। आप दोनों ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुंदन को अपने माँ पापा की बातें सुनकर शादी के लिए हाँ करनी ही पड़ती है। और उसकी शादी उसी की कॉलेज फ्रेंड जसमीत से होती है। शादी की पहली रात जसमीत बेड को ठीक कर रही होती है। तभी वो देखती है कि कुंदन अपनी चटाई फर्श पर बिछा रहा है और वो जसमीत से दूर भाग रहा है। अरे कुंदन, तुम मेरे अब पति हो चुके हो, तो तुम मुझसे दूर दूर क्यों रह रहे हो? और ये क्या, तुम मेरे साथ बेड पर नहीं सोओगे क्या? ये नीचे चटाई क्यों बिछा रखी है तुमने? जसमीत, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ माँ और पापा के लिए की है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं कुंदन। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? फिर कुंदन जसमीत को सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो काफी हैरान रह जाती है। क्या? लेकिन तुम कॉलेज में तो ऐसे नहीं थे कुंदन। फिर अचानक से इतना बदलाव तुम में कैसे आ गया? वक्त सबको बदल देता है जसमीत। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अरे मुझे लगा कि तुम्हारे घर वाले अच्छे हैं, तुम इतनी अच्छी नौकरी पे हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि तुम एक ब्रह्मचारी बन चुके हो। अगर पहले पता होता ना तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। माफ करना जसमीत, लेकिन यही सच है। माँ और पापा ने तुमसे ये बात छुपाई होगी क्योंकि तुम शादी के लिए मना कर दोगी, और मुझे तो ये लगा था कि तुम्हें सब पहले से ही पता होगा। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ ही होना था क्या? ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब मैं क्या करूं? देखो जसमीत, अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ से गया नहीं है। तुम अपने घर जा सकती हो। अरे तुम क्या पागल हो गए हो क्या? और ये कैसी बातें कर रहे हो? जब बताना था तब तो नहीं बताया, और अब कह रही हो कि तुम जा सकती हो। वाह, मैं कहीं भी नहीं जा रही कुंदन, क्योंकि मुझे समाज में जीना है। मेरी और अपने परिवार की नाक नहीं कटवानी मुझे। अब जो हुआ है उसी के साथ रहना होगा मुझे। जसमीत और कुंदन अब पति पत्नी के बंधन में बन चुके थे। ऐसे ही एक दिन जब जसमीत मॉल जाने वाली होती है, तभी वो छोटे कपड़े पहन लेती है। ये देखकर कुंदन उससे कहता है, जसमीत, ये इतने अभद्र और छोटे कपड़े तुमने क्यों पहने हैं? अरे ऐसे कपड़े पहनकर तुम बाहर निकलने का सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम भी कुंदन? हम दोनों मॉल में जा रहे हैं
और वहां पर थोड़ी ना मैं कोई चनिया चोली पहनकर जाऊंगी। नहीं जसमीत, ये कपड़े पहनकर तुम नहीं जा सकती। अरे कुंदन बेटा, ये नए जमाने की लड़की है, अब इसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मेरे छोटे कपड़ों में तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत है जसमीत, क्योंकि अब तुम मेरे माँ और पापा की बहू बन चुकी हो, और मैं नहीं चाहता कि बाहर के लोग बातें बनाएं और उनके कड़वे ताने मेरे माँ पापा सुने। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम जींस टॉप या फ्रॉक वगैरह मत पहनो, लेकिन बस ऐसे कपड़े मत पहनो जो हद से ज्यादा छोटे हो। ठीक है कुंदन, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मान लेती हूँ इसकी बात, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मेरे प्यार के कारण एक ना एक दिन इसका ब्रह्मचर्य का व्रत जरूर टूटेगा और ये भी मुझसे प्यार कर बैठेगा, क्योंकि इसकी बातें तो यही दर्शाती है कि इसे मेरी कितनी परवाह है, और यही बात दर्शाती है कि ये भी मेरे लिए कुछ कुछ महसूस करता है और इसे लगाव कहते हैं। फिर एक दिन जसमीत कुंदन को जबरदस्ती थिएटर में एक भूतिया फिल्म दिखाने लेकर जाती है। तभी एक डरावना सीन देखकर वो डर के मारे झट से कुंदन को पकड़ लेती है। मम्मी, हे भगवान, कुंदन, ये देखकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। जसमीत, ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे। फिर कुंदन वहां से उठकर थिएटर के बाहर चला जाता है। क्या हुआ कुंदन? अरे क्या हुआ का क्या मतलब है जसमीत? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे ये छूना और चिपकना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम हमेशा मुझे चिपकने की कोशिश करती हो। लेकिन अब बस, बहुत हुआ, अब से तुम मुझसे दूर रहोगी। अरे कुंदन, डर के मारे मैं क्या करती फिर? और मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तुम्हें थोड़ी ना कोई जादू की चप्पी या फिर गाल पे पप्पी दी है जो तुम इतना सुना रहे हो मुझे। देखो जसमीत, मेरे सामने ये सारी अपवित्र और गंदी बातें मत किया करो। हाँ बाबा, ठीक है, अब से मैं नहीं करूंगी। बहुत ही अकड़ू हो तुम तो, ना जाने मुझे ऐसा पति कैसे मिल गया। दोनों में खट्टी मीठी नोकझोंक होती ही रहती है। फिर एक दिन जसमीत घर पर नॉनवेज खाना बनाती है। अरे ये क्या जसमीत बहू, तुमने तो केवल नॉनवेज ही खाना बनाया है, कुंदन का खाना कहाँ पर है? हाँ बहू, तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा ना कि वो एक ब्रह्मचारी है, और वो तो बस वेज खाना ही खाता है, वो भी एकदम सात्विक। लेकिन आज तो संडे है ना, इसीलिए मैंने सबके लिए नॉनवेज बनाया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुंदन के लिए मेथी की सब्जी बना देती हूँ। लेकिन माँ जी, पापा जी, आप दोनों को भी मानना पड़ेगा। आज जब आपके बेटे के खाने की बात आई, तब आपको बराबर सूझ गया कि वो एक ब्रह्मचारी है। लेकिन यही बात आप दोनों ने मुझे शादी के पहले नहीं बताई, और बताते भी क्यों? मैं राजी कैसे होती फिर, है ना? जसमीत का ताना सुनकर सुनील और बरखा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, और वो दोनों अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं। फिर एक दिन जसमीत को अपनी सहेली टीना के घर पर पार्टी के लिए जाना होता है। कुंदन, चलो, मुझे टीना के घर पर छोड़ दो, मुझे उसके घर पर रखी पार्टी में जाना है। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आऊंगा। ये पार्टी शार्टी, ये सब बुरी चीजें हैं, और इन सब से मैं कोसों दूर भागता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें कौन बुला रहा है पार्टी में? वहां पर तो सिर्फ मैं जा रही हूँ, तुम्हें तो केवल उसके घर तक छोड़ना है मुझे, और उतना तो तुम कर ही सकते हो मेरे लिए। अब जैसे तुम्हें ना चाहते हुए ये शादी के रिश्ते में बंधना पड़ रहा है, वैसे ही मेरे साथ भी धोखा हुआ है, तो तुम्हें मेरे लिए ये सब करना ही होगा। तुम मुकर नहीं सकते कुंदन। ठीक है मेरी माँ, चलो
अब इतना मत सुनाओ। फिर कुंदन जसमीत को लेकर टीना के घर पर छोड़ने जाता है। तभी टीना उसे रोक लेती है और जबरदस्ती अंदर लेकर जाती है। अरे टीना, मुझे अंदर मत ले चलो, मुझे नहीं आना है। अरे शर्माओ मत कुंदन, रीयूनियन की पार्टी है और तुम भी तो हमारे कलीग ही थे ना, तो तुम्हारे बिना ये रीयूनियन की पार्टी आधी अधूरी सी होगी। कम ऑन कुंदन, चीयर्स। तभी कुंदन गुस्से से शराब का ग्लास फर्श पर फेंक देता है। अरे नहीं पीना मुझे। देखा जसमीत, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रहा था। कोई सिगरेट फूंक रहा है तो कोई शराब पी रहा है। अरे इस गंदगी में आकर मैं तो अपवित्र हो चुका हूँ। अब तो मुझे घर जाकर गंगा जल के पानी में स्नान करना होगा। छी! पर कुंदन वहां से चला जाता है। अरे इसे क्या हो गया है? ये कब से इतना संस्कारी और पूजा पाठी बन गया? अरे क्या बताऊं तुझे टीना, मुझे लगा था कि ये बहुत ही हॉट और अमीर है, लेकिन यार ये तो एक ब्रह्मचारी निकला। मेरे साथ तो बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं। फिर जसमीत टीना और अपनी बाकी दोस्तों को उसकी सारी कहानी बताती है। तेरे तो बुरी तरह लग चुके हैं। अरे हो कि तेरी शादी एक ब्रह्मचारी से हो गई। अरे ऐसा कौन सा पुण्य किया था बहन? सच में जसमीत, मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है। और उस दिन घर जाने के बाद फिर से जसमीत और कुंदन में खूब बहस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जसमीत अपनी तरफ से रिश्ते को मजबूत करने की और कुंदन को बदलने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन, ये देखो कुंदन, मैंने हमारे लिए हनीमून की टिकट्स बुक की है। अब हम दोनों घूमने जा रहे हैं। अपनी पैकिंग तो अभी से शुरू कर दो। शट अप जसमीत, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। तुम्हारे साथ कहीं पर जाना मतलब मेरे धर्म को भ्रष्ट करने के बराबर है। और अगर जाना ही है तो महादेव के मंदिर जाओ ना। लेकिन तुम्हें तो हर बार तफरी ही करनी होती है। हाँ, करनी है मुझे तफरी। अरे जिन महादेव के तुम इतने बड़े भक्त हो ना, उन्होंने भी प्रेम किया था, शादी की थी और उन्हें बच्चे भी हुए थे। लेकिन तुम किस मिट्टी के बने हो पता नहीं। और तुम्हें अगर अपने ब्रह्मचर्य का व्रत इतना ही पालन करना है तो चले जाओ ना यहाँ से और किसी गुफा में जाकर तपस्या करो। लेकिन यहाँ पर बैठकर मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। जसमीत को हर बार कुंदन की इन्हीं कड़वी बातों से बहुत बुरा लगता है और वो घर में काफी अकेली हो जाती है। और इसीलिए एक दिन वो घर छोड़कर जाने का फैसला लेती है। माँ जी, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरा यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। कुंदन मुझसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। नहीं बहू, ऐसा मत बोल। तू देखना, वो एक ना एक दिन जरूर सुधर जाएगा और उसे तुम्हारा साथी सुधारेगा। हाँ बहू। नहीं माँ जी, अगर ऐसा ही होता ना तो अब तक वो थोड़ा सा तो जरूर सुधर जाता। लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। हर किसी ने अपने बारे में सोचा, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। अरे आपको तो आपकी बहू मिल गई, लेकिन मेरा क्या? मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती। मैं उससे प्यार कर बैठी और मुझे भी यही लगा था कि वो भी मुझसे प्यार करने लगेगा। लेकिन नहीं माँ जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बहू, लेकिन अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी क्योंकि एक तरह से हम ही तेरे गुनहगार हैं। हमने धोखे से ही तुझे इस घर की बहू बनाया है। हाँ बहू, लेकिन तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। हम तुम्हारे फैसले से सहमत होंगे। ठीक है पापा जी, तो अब मैं चलती हूँ। फिर जसमीत वहां से जा ही रही होती है कि तभी वहां पर कुंदन आकर उसे रोक लेता है। रुक जाओ जसमीत, मुझे छोड़कर मत जाओ क्योंकि मैं समझ चुका हूँ
ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलते हुए मैं भटक सा गया था, क्योंकि इस रास्ते को अपनाकर मैंने अपनों को काफी दुख दिया है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि अपनों की खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैं ब्रह्मचर्य को स्वीकारते हुए भी अपना परिवार बना सकता हूँ। मुझे माफ कर दो जसमीत। फिर अंत में सब ठीक हो जाता है और कुंदन और जसमीत खुशी से साथ रहने लगते हैं। सुनंदा और संतोष अपने बेटे सूरज, बहू देविका और बेटी अम्मू के साथ रहती है। देविका एक बहुत ही अच्छी कंपनी में एक हाई पोस्ट की नौकरी करती है, जिस कारण घर में खाना बनाने के लिए और साफ सफाई करने के लिए अलग अलग 2 नौकरानियां होती है। रोजाना खाना बनाने के लिए नौकरानी चंपा आया करती है, लेकिन घर वालों को उसके हाथ का बना हुआ खाना इतना पसंद नहीं आता है। हाय हाय, अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? ये तेल वाली चपाती क्यों बनाती है तू? नालायक कहीं की। हम लोग घी वाले फुलके खाते हैं, तो फिर तूने ये चपातियां क्यों बनाई? और ये पनीर, इसे भी ऐसे ही डाल दिया सब्जी में, तनिक फ्राई तो कर देती। हाँ चंपा, बचपन से ही मम्मी फ्राइड पनीर ही सब्जी में डालती है। तुम अपने मन मर्जी से खाना बना बनाकर खाने की पूरी ऐसी की तैसी कर देती हो यार, सीरियसली। अरे लेकिन ऐसी ज बात थी तो आप लोगों ने मेरे को बताना था ना पहले। आप लोगों ने तो मेरे को बताया ही नहीं, तो मेरे को क्या सपना आने वाला था क्या? काय तुम्ही पण, अब जो बना है उसे खाइए। आज का मेरा टाइम खत्म हो गया है और मैं निकल रही है। बाय बाय। इतना कहकर चंपा वहां से चली जाती है। फिर रात होने पर जब देविका अपने काम से घर लौट आती है, तभी देविका भाभी, चंपा नौकरानी को निकाल दो काम से, वो बहुत ही बेस्वाद खाना बनाती है। और नहीं तो क्या, अरे हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन वो हमें अपनी महाराष्ट्रियन तरीके का खाना खिलाती है। ये भी कोई बात हुई क्या? देखो बहू, तुमने ही उसे यहाँ पर काम पर लगाया है, और अब तुम ही उसे यहाँ से निकालोगी, और कोई अच्छी सी नौकरानी ढूंढ लाओ। हाँ देविका, घर वालों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बदल दो ना ये नौकरानी। नहीं सूरज, मैं नौकरानी नहीं बदल सकती, क्योंकि बाकी की नौकरानियां अच्छा खाना नहीं बनाती है। मैंने चंपा के बारे में आस पड़ोस वालों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी है, और उसकी तनख्वाह भी केवल 5,000 ही है, वरना बाकी नौकरानियां तो 7,000 के नीचे 1 रुपया भी नहीं लेती। तो फिर तेरा क्या कहना है कि हम लोग उस नौकरानी के हाथ का बेस्वाद खाना चुपचाप खाते रहे? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। अगर आपको किसी पदार्थ में या कोई पकवान में कोई बदलाव करना है, कुछ मिलाना है या फिर कुछ कम करना है, तो आप चंपा को बोल दिया करो ना। या फिर लगे हाथ आप खुद भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, उसमें क्या होने वाला है? वाह बहू वाह, अब तो मेरा वही काम रह गया है। रोज रोज मैं उसे क्या आदेश ही देती रहूं क्या? ये करने से अच्छा तो यही होगा कि सारा खाना मैं ही बना दूं। क्यों? वैसे भी मैं 20 साल की नौजवान लड़की हूं ना। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। बात करती है। लेकिन माँ जी, सुनंदा देविका को चुप कराती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर एक दिन जब घर में दूर के रिश्तेदार खाना खाने आए होते हैं, तभी वो लोग भी चंपा के बनाए हुए खाने में थोड़ी बहुत कमियां निकालते हैं। अरे सुनंदा, पाव भाजी बनाने बोली थी ना, तो फिर तूने ये क्या बना के रखा है? ये तो एकदम मुंबई की मिसल की तरह दिख रहा है। ये कैसा खाना बनाया है तुम्हारी नौकरानी ने? और ये कचौरियां, इनका स्वाद तो कुछ और ही है। लेकिन खैर, जो भी है अच्छा बनाया है। हाँ, अलग प्रकार से बनाया है, लेकिन इनमें भी स्वाद है। वो हमारी काम वाली नहीं है ना,
इसीलिए उसे इतना नहीं आता, लेकिन मैं उसे सिखा रही हूँ। आप खाइए ना। फिर मेहमानों के चले जाने के बाद सुनंदा देविका पर फिर से चिल्लाने लगती है। देखा ना तूने देविका बहू, कैसे मेहमानों ने खाने की जम के बुराई की। सब इस कलमुही करमजली चंपा के कारण हो रहा है। यही इस फसाद की जड़ है। काय? आ गए मातारे, मेरे को क्या बोल रही हो आप? अरे जब मैं खाना बनाती है तब आपके मुंह में क्या दही जम जाता है क्या? तब बीच बोलने का था ना मेरे को। अब बोलने का क्या मतलब है? देखिए माँ जी, पहले तो मेहमानों ने खाने की कोई बुराई नहीं की। उन्हें तो वो बस दिखने में अलग लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप चंपा को थोड़ा बहुत गाइड कीजिए, फिर उसके बाद आप जैसा कहोगे वो वैसा ही खाना बनाएगी। लेकिन नहीं, आपको तो वो भी नहीं करना है। हाँ, नहीं करना। मैं रोज रोज इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकती। और सच तो ये है कि मुझे ही क्या, इस घर में किसी को भी इसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं पसंद। इसीलिए हम इसे अभी के अभी निकाल रहे हैं और तुम्हें अपना काम धाम छोड़कर घर बैठकर हमारे लिए खाना बनाना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? अरे चलो हवा आने दो। मेरे को भी ऐसे मचमच वाली जगह पर कामिच नहीं करने का है। मैं तो जा रही है क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए फालतू का टाइम नहीं है। हाँ तो जाओ ना, निकलो अभी के अभी। गपरे म्हाताऱ्या, पूर्ण परिवारच पागल आहे। फिर चंपा वहां से चली जाती है। चंपा, अरे चंपा रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, प्लीज रुक जाओ चंपा। अरे भाभी, जाने दो उस चंपा को। और अच्छा ही हुआ जो वो चली गई। अब आप अपनी ये जॉब छोड़ दो और आप ही हम सबके लिए खाना बनाया करो। लेकिन अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। आप लोगों को इस बात का थोड़ा भी अंदाजा है क्या? मैं घर में 2 पैसे देती हूँ, इसीलिए हम सब इतने अच्छे से रह पाते हैं। और वैसे भी सिर्फ 5,000 ही लेती है वो महीने के। उसे अगर आपने थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो वो आपकी इच्छा के अनुसार, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उससे भी बढ़कर खाना बना कर देगी। अरे आग लगे उस चंपा के हाथ के बने खाने को। और तुझे क्या लगता है, तेरे काम छोड़ देने से हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे क्या? सुन बैल बुद्धि लड़की, तेरे जॉब पर जाने से पहले भी ये घर अच्छे से चलता था, इसीलिए ये बात तो तू सुना ही मत, वरना मैं तेरी जीभ भी खींच लूंगी। समझी कि नहीं? सही कह रही है सुनंदा, तुम्हारे आने से पहले भी ये घर चलता था और आगे भी चलेगा। देविका, छोड़ दो ना काम। नौकरानियों के भरोसे घर में कभी कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। और वैसे भी मैं हूं ना कमाने वाला, तुम चिंता मत करो, बस अभी घर को संभालो। पर सूरज, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, इसीलिए तो नौकरानी लगाई थी ना। और मैं क्या करूंगी रसोई में जाकर? अरे आजकल सब कुछ सीखा जा सकता है। जब रसोई में जाकर चूल्हा जलाएगी तभी तो कुछ कर पाएगी ना। यूं पहले से ही हार मान लेने से कुछ नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल तुझे खाना बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। देविका अब बुरी तरह से फंस जाती है। वो ना किसी को मना कर पा रही थी और ना ही ठीक तरह से हाँ बोल पा रही थी। फिर उसे ना चाहते हुए भी अपनी जॉब छोड़कर घर के काम करने पड़ते हैं। फिर वो इंटरनेट पर और रेसिपी की बुक्स देखकर खाना बनाने लगती है। लेकिन जब घर के सभी लोग उसके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तभी पानी, ये लीजिए पापा जी पानी। हाय हाय हाय, अरे बहू, इसे तो खाना कहती है? ना दाल में नमक है, ना रोटी ठीक से पकी हुई है। और भाभी,
ये रोटियां है या अलग अलग देश के नक्शे? कैसे रोटियां बनाई है आपने? देविका, इंटरनेट से देखने पर और तुम्हारे मायके में इतनी बार पूछने के बाद भी तुम इतना बेस्वाद खाना कैसे बना सकती हो? अरे इससे बेहतर तो वो चंपा ही खाना बनाया करती थी। अगर इसके हाथ का खाना हम ऐसे ही खाते रहे तो हम सबकी ऊपर की टिकट जल्द ही निकल जाएगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि मुझे जॉब करने दीजिए और चंपा को यहाँ काम करने दीजिए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और बस अपनी ही मनमानी की। तो अब इसे भूखती है या फिर खुद अपना खाना बनाकर खाइए, नहीं तो आपको मेरे हाथ का ये जानलेवा खाना ऐसे ही खाना होगा। देविका के हाथ का खाना खा खाकर सभी घर वाले धीरे धीरे काफी परेशान होने लगते हैं। बड़े दिन हो गए सुनंदा, हमने नॉनवेज नहीं खाया है। मुझे मच्छी खाने का बहुत मन कर रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मच्छी कितनी महंगी हो गई है और ये आपको अच्छे से पता है। पहले बहू के पैसे आते थे तब की बात अलग थी। मुझे भी पनीर खाने का बहुत मन करता है, सहेलियों के साथ मूवी जाने का मन करता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहू तो घर पर है ना। अब जितने पैसे आ रहे हैं उन्हीं में हमें काम चलाना होगा। माँ, मेरे कमरे की सफाई करनी है, कितना गंदा पड़ा हुआ है मेरा कमरा। अम्मू बिटिया, अब हमें अपने कमरे की सफाई खुद ही करनी होगी। बहू ने पैसों की कमी के कारण सफाई वाली नौकरानी को भी काम से निकाल दिया है, इसीलिए अब तुझे ही तेरे कमरे की सफाई करनी होगी। क्या? खुद से सफाई करते करते तो मेरी जान ही चली जाएगी। क्या माँ, तुम ही कर दो ना मेरे कमरे की सफाई। घर में अब राशन भी कम आने लगता है। जहाँ देविका के जॉब पर जाने पर घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी और पूरा घर हर एक चीज से भरा रहता था। आज उसी घर के लोग उन चीजों के लिए तरस गए थे। फिर एक दिन जब सुनंदा और संतोष को एक रिश्तेदार की शादी में जाना होता है, तब वो सूरज के पास जाते हैं। सूरज बेटा, वो तेरे चचेरे मामा जी की बेटी की शादी है, हम सभी को जाना होगा और नए कपड़े भी लेने होंगे और शगुन का तोहफा भी। उसके लिए पैसे दे दे बेटा। हाँ बेटा, हमें जाकर खरीदारी करनी होगी। लेकिन माँ, पापा, मेरे सारे पैसे तो खत्म हो चुके हैं। EMI, राशन, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, अम्मू की कॉलेज फी और बाकी के सारे खर्चे निपटाने में ही मेरी इस महीने की सारी तनख्वाह चली गई। पहले की बात अलग थी। देविका के पैसे आते थे तो साइड में रखे रहते थे, पर अब वो भी घर पर है ना, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जब देविका बहू काम पर जाया करती थी तब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी, लेकिन आज घर एकदम सुना सुना सा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने देविका बहू को काम छोड़ने के लिए कहकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि असल में तो उसकी खुशी काम में ही थी और आज वो घर में रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हाँ संतोष जी, आप सही कह रहे हैं। उससे तो घर के काम भी नहीं हो पाते। चंपा को वापस बुलाना और बहू को वापस काम पर भेजना, इसी में हम सबकी भलाई होगी। हाँ सुनंदा, यही सही रहेगा। फिर सुनंदा और संतोष देविका के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बहू, हमने तुम्हें जबरदस्ती काम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हाँ बहू, माफ कर दे हमें। और तू सही कह रही थी, आदेश देकर और थोड़ा सा काम खुद करके मैं चंपा को अपने तरीके का खाना बनाना सिखा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन अब चंपा को वापस बुला ले बहू, और तू भी अपनी खुशी अपने काम पर वापस जा। हम समझ रहे हैं कि तेरा भी यहाँ घर में काम करने में मन नहीं लगता है,
क्योंकि तुझसे ये काम होते ही नहीं है। हाँ बहू, जिसकी जगह जहाँ पर होती है वो वहीं पर सही रहता है। थैंक गॉड, आखिर आप दोनों को ये बात समझ आ गई। चंपा को बुलाने पर वो आ जाएगी और आप उसे जैसा मार्गदर्शन दोगी वो बिल्कुल वैसा ही खाना बनाएगी। और मेरी सैलरी में से सिर्फ 5,000 ही चंपा को जाते हैं, लेकिन साथ ही बाकी के पैसों में सूरज को घर खर्च और बाकी के खर्चों में हाथ बटा पाऊंगी। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा और ये सारी बातें सोचकर ही हम तुम्हारे पास आए हैं। फिर अंत में देविका चंपा को फिर से बुलाने का फैसला लेती है। शुरू में चंपा थोड़े बहुत नखरे करती है, लेकिन बाद में मान ही जाती है और घर में वापस काम करने आती है। और वही दूसरी तरफ देविका भी अपनी जॉब वापस ज्वाइन करती है। प्रतापगढ़ कहकर एक गांव में राधा अपने बूढ़े पिता किशोर के साथ रहती है। राधा का इस दुनिया में अपने पिता के अलावा और कोई नहीं होता। उसके पिता एक गरीब मजदूर होते हैं। बाबूजी, ये लीजिए आपका आज का डब्बा। आपके पसंद की लौकी की सब्जी दी है मैंने, और साथ ही एक बेसन का लड्डू भी। आपको बहुत पसंद है ना? हाँ राधा बिटिया, धन्यवाद। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली, और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पिता मिले। दोनों बाप बेटी एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उसी गांव में रहने वाले गुंडे मंगू सिंह को राधा बहुत पसंद होती है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। एक रात मंगू अपने आदमियों के साथ फिर से किशोर और राधा के घर जाता है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ राधा, मेरी हो जाओ। ओए बुड्ढे, तुझे मेरी बात माननी होगी, वरना घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। मूर्ख नालायक गुंडे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करने नहीं दूंगा। समझा तू? क्या कहा तूने? रुक तू, तुझे तो अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर मंगू फौरन पिस्तौल निकालकर किशोर को शूट करता है, जिसके बाद वो वहीं पर मर जाता है। बाबूजी, अब तो तुझे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें मेरी बनना ही पड़ेगा। फिर मंगू राधा को जबरदस्ती अपने साथ एक दूसरे गांव ले जाता है। तभी रास्ते में एक कार उनके सामने से जा रही होती है। कार चलाने वाला एक शहरी आदमी होता है जिसका नाम माधव होता है। माधव देखता है कि मंगू राधा के संग जबरदस्ती कर रहा है। फिर वो अपनी गाड़ी रोक लेता है। छोड़ो मुझे, मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ। तुमने मेरे बाबूजी को मार डाला। चुप रह, अब तू मेरी है। लगता है यह आदमी इस लड़की के साथ गलत कर रहा है। फिर माधव कार से बाहर निकलकर मंगू को खूब पीटता है, जिसके बाद मंगू बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर माधव पुलिस को बुलाता है और पुलिस मंगू को गिरफ्तार करके ले जाती है, जिसके बाद माधव और राधा मिलकर किशोर का अंतिम संस्कार करते हैं। माधव और राधा जब शमशान से लौट रहे होते हैं, तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और उन्हें वहीं पर एक झोपड़ी में रात गुजारनी पड़ती है। झोपड़ी में आलव के सामने बैठकर राधा माधव से कहती है, माधव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं हमेशा आपके एहसानमंद रहूंगी। मैंने जो भी किया इंसानियत के नाते अपना धर्म समझकर किया। मैं गांव में एक काम के सिलसिले में आया था। वैसे तो मेरा काम खत्म हो चुका है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़कर ही शहर निकलूंगा। ठीक है माधव जी। लेकिन जब अगली सुबह तूफान थम जाता है, तब राधा और माधव को एक झोपड़ी से बाहर निकलते देख गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। हे भगवान, एक लड़का और लड़की, वो भी झोपड़ी में। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब हमें अच्छी तरह से समझता है। हम आपसे कह रहे हैं ना
जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए। वो सब हमें नहीं पता। आप दोनों को अपने रिश्ते का नाम देना ही होगा और इसीलिए आप दोनों को शादी करनी पड़ेगी, वरना तुम दोनों को यहीं पर जिंदा गाड़ दिया जाएगा। हाँ, ये गांव आवारा लोगों के लिए नहीं है। बड़े आए थे ना रंगरलिया मनाने, अब भुगतो। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओए हीरो, चुप कर, वरना यहीं पर बंदूक से ठोक दूंगा तुझे। गांव वाले माधव को बंदूक की नोक पर रखते हैं और तभी ना चाहते हुए भी माधव को राधा से शादी करनी पड़ती है, जिसके बाद उन दोनों को गांव वाले छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में माधव फिर से राधा को उसके गांव छोड़ देता है। हमारा साथ यही तक था राधा, मैं तुम्हारी बस यही तक मदद कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ माधव जी, फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर माधव शहर चला जाता है और कुछ दिनों बाद शहर में उसकी शादी उसकी प्रेमिका माया से हो जाती है। वही गांव में राधा को इतने काम नहीं मिलते। वो रोजाना कई जगह पर जाती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। तब ना चाहते हुए भी उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ता है। शहर में वो पूरे 7 दिन तक काम ढूंढती है। तब जाकर उसे एक अमीर घराने में नौकरानी का काम मिलता है। लेकिन जब वो उस अमीर घराने में कदम रखती है, तब वो वहाँ माधव और उसकी पत्नी माया को देखकर हैरान रह जाती है। माधव जी, राधा। माधव बेटा, माया बहू, मिलो हमारी नई नौकरानी से। इसका नाम राधा है। क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं तो। हाय राधा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। चलो, मैं तुम्हें सारे काम समझाती हूँ। जी मेम साहब। राधा और माधव एक ही घर में रहकर अनजान होने का नाटक करते हैं। किस्मत ने भी क्या अजीब खेल खेला है। जिनसे अलग किया उन्हीं से वापस मिलवा दिया। एक सुबह रसोई में काम करते वक्त राधा का हाथ कट जाता है। तभी वहां पर माधव आता है। अरे राधा, तुम्हें तो कितनी गहरी चोट लगी है। रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। फिर माधव फर्स्ट एड बॉक्स लाकर राधा की मरहम पट्टी करता है। ये देख माया बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब तुम क्या कर रहे हो माधव? एक नौकरानी की चोट पर मरहम पट्टी? बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें इस पर। आखिर क्या माजरा है? ऐसा कुछ भी नहीं है माया। वो दरअसल राधा को चोट लग गई थी, तो बस मैं मरहम पट्टी कर रहा था। चलो चुपचाप कमरे में। बड़े आए इस 2 कौड़ी की नौकरानी की मरहम पट्टी करने वाले। फिर माया माधव को वहां से लेकर जाती है और ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन गलती से राधा के हाथों से महंगे बर्तन टूट जाते हैं। तभी, नालायक औरत, ये तुमने क्या कर दिया? अच्छे खासे महंगे बर्तन की वाट लगा दी, तोड़ दिया इन्हें। ब्लडी गरीब कहीं की। जिंदगी में कभी इतने महंगे बर्तन देखे भी है क्या तुमने? माफ कर दीजिए मेम साहब, वो गलती से हो गया। अब जब गलती हो ही गई है, तो तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम घर के बाहर आंगन में ही सोओगी, समझी? जी, जी मेम साहब। बेचारी राधा रात को भूखी प्यासी घर के बाहर ठंड में कपकपाती रहती है। तभी चुपके से वहां पर माधव आता है और वो राधा को खाना देता है और साथ ही एक कंबल भी देता है। माधव जी, इस सब की क्या जरूरत थी? अगर मेम साहब या बड़ी मेम साहब ने आपको देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम उसकी चिंता मत करो राधा। ये लो, जल्दी से खा लो इसे और ये कंबल ओढ़ लो। ठंड के मारे तुम्हारी कुल्फी जम चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माधव जी। माधव राधा की तहे दिल से मदद करता है। अब ऐसे ही माधव राधा को घर में रहते हुए हर एक मुसीबत से बचाता है और उसका साथ भी देता है। दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। दिवाली का पर्व नजदीक आता है और तभी
राधा माया को रसोई में लड्डू बनाते समय किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। हाँ बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैंने माधव से इसीलिए तो शादी की है ताकि सही वक्त आने पर मैं उसकी और उसकी माँ की जान लेकर उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं और फिर हम दोनों ऐश करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। ये क्या, मेम साहब माधव जी और उनकी माँ जी को मारना चाहती है? अब मैं लड्डुओं में कांच के टुकड़े मिलाऊंगी जिन्हें खाने पर बेचारे माँ बेटे स्वर्गवासी हो जाएंगे और मैं करोड़पति हो जाऊंगी। बाद में जब माया सबको लड्डू बांटती है तभी राधा माधव और उसकी माँ को लड्डू खाने से रोक देती है। रुक जाइए, ये लड्डू मत खाइए क्योंकि इसमें कांच के टुकड़े मिलाए गए हैं। व्हाट नॉनसेंस, ये तुम क्या कह रही हो राधा? बड़ी मेम साहब, ये माया मेम साहब जो है ना, इनका कहीं और चक्कर चल रहा है और दिवाली के पावन पर्व पर ये आप दोनों को जान से मारकर आप दोनों की जायदाद हड़पना चाहती है। क्या? माधव, ये बेवकूफ औरत है, ये सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो खाकर दिखाइए आप इन लड्डुओं को। खाइए ना, लीजिए। क्यों, बंद हो गई ना बोलती? फिर राधा उन लड्डुओं का चूरा करती है। ये देखिए, दिख गए ना कांच के टुकड़े? हे भगवान! अब माया का असली चेहरा माधव और उसकी माँ के सामने आ जाता है और अंत में माधव पुलिस को बुलाता है। तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था माया। इस चुड़ैल को गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। फिर पुलिस माया को लेकर जाती है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें धुतकारा है, तुम्हें अपना समझने की जगह पराया ही समझा है। तुम नौकरानी हो तो क्या हुआ, वो तो इस घर का हिस्सा ही ना। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है, वो दरअसल राधा और मैं शादीशुदा है। क्या? फिर माधव पूरी कहानी अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। शायद नीति भी यही चाहती थी बेटा, कि तुम दोनों अंत में एक हो जाओ। और देखो ना, लक्ष्मी मैया ने तुम दोनों को फिर से एक कर ही दिया। राधा, क्या तुम मेरे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहोगी? हाँ माधव जी। और इस तरह अंत में माधव और राधा एक हो जाते हैं और साथ में दिवाली की पूजा भी करते हैं। घर में हर तरफ दिए जलाकर पटाखे भी जलाते हैं